हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास। जूलॉजी का आज एक टॉपिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, तो अब आज जूलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ना। जूलॉजी बाय एम जी सर। आप में से कई लोगों ने जूलॉजी का मतलब पता है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये चैप्टर देखो, ऐसे कई टीचर्स के बारे में बताऊं, मुझे बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट कई जने इसको लास्ट में स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका कहना भी सही है कि सारे टिश्यू हिस्से कहीं ना कहीं ऑर्गन से रिलेटेड है, और सारा ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम से, सारे ऑर्गन सिस्टम हम कर ले गए, फिर हम करें एनिमल टिश्यू। कई टीचर मेरे तरह होते हैं, पहले पढ़ा दे, मतलब पहले या बाद में कैसे पढ़ाओ, स्टार्टिंग करो या एंडिंग करो, पढ़ाना पूरा है, डिटेल में है, चीज समझ में आनी चाहिए। मैं जब तक सबसे पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को समझ में आ रहा है और आपको भी क्लियरली समझ में आएगा। आज हमारी जूलॉजी की ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, दिक्कत क्या आ रही है बच्चों को प्लेलिस्ट ढूंढने करने में ना, कोई नहीं बच्चा, टेलीग्राम का कर देंगे जुगाड़, है ना। टेलीग्राम करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम का खेल खेलेंगे, तो जल्दी करेंगे इस चीज को। हाँ, ऑफलाइन बैचेस, ये बैच वापस आएगा, शुरुआत से चलेगा क्या? हाँ बच्चों, ये बैच एक बार शुरुआत से फिर आएगा, कुछ समय बाद ये बैच फिर से शुरुआत से आएगा। और उस टाइम क्लासेस की लिमिटेशन बढ़ चुकी होगी। जो इस बैच में है वो इस देखो, एक घड़ी की 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock और 9 o'clock, ये होता है ना। अभी हम लोग यहाँ से शुरू कर चुके हैं, यूं चलेंगे हम लोग, ये आप वाली सुनिए। अब जो दूसरा बैच आएगा, जब आप लोग समथिंग समथिंग 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके यहाँ पहुंचोगे, जब वो दूसरा शेड्यूल चालू होगा, और वो भी फिर यहाँ पहुंचने तक आप 9 पे पहुंच जाओगे, और 9 पे पहुंचने तक आप 12 करके रिविजन में आओगे। समझे बात को? मतलब कि रिवीजन के फॉर्म में भी चलता रहेगा चीज को। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेल। सेल तो हम लोग चल रही है एक बैच। हाँ, 11th के बच्चों को बता दूं भाई, सेल का बैच चल ही रहा है अपना एक, इसमें सेल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस करें हम लोग प्रॉपर तरीके से। 2 मिनट होल्ड रखना। ओके, तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ चल ही रहा है, इसी के साथ साथ हम जूलॉजी का भी आज एक लेक्चर स्टार्ट करें, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसके भी 2-3 पार्ट हैं, एक हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग कॉकरोच डिस्कस करेंगे और फॉर्म भी पढ़ेंगे इस पर। एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन कितने आते हैं? अच्छे खासे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। पूरा प्रॉपर हम लोग बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आज हम इसका थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे और लगभग लगभग थोड़ा बहुत कवर भी करेंगे। एनिमल टिश्यू, टिश्यू में से एनिमल हटा के टिश्यू वर्ड यूज करो। मैं बताऊं टिश्यू होता क्या है। हमने एक चीज पढ़ी थी क्लास 10th में, 9 से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो एक सेल चीज होती है, अभी भी मैंने पढ़ाया था। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल का जब हम ग्रुप की बात करेंगे, बहुत सारी सेल ग्रुप में इकट्ठी हो जाए और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, उसे तो हम टिश्यू कहेंगे। भाई ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू। बेसिक लैंग्वेज में हम लोगों ने अभी तक 10th तक यही पढ़ा कि सेल का ग्रुप होता है टिश्यू, टिश्यू ग्रुप होता है ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से लेके हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा ह्यूमन। भाई कोशिका, उत्तक, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तक। फिर अंग, अंग और अंग तंत्र और मानव शरीर। अब जब हम हायर स्टडीज में पहुंचे हैं, तो एक लाइन हमें नई मिली जिसे कहते हैं हम लोग टिश्यू की डेफिनेशन। अब तक ये था समूह, पर अब हमें क्या पढ़ रहा है? इन मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, a group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function, such an organization is called tissue। कितनी एक लाइन आपने सुनी? अब इसमें कई लोगों को तो लगा कि हवा में चली गई बात, अरे हवा में नहीं गई, देखो ज्यादा कुछ नहीं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले ये पकड़ो वर्ड, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारी सेल्स होगी, जैसे सेल एक, सेल वन दे दो, सेल टू, सेल थ्री और सेल फोर, एक से ज्यादा हो गई तो मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेल ले लिया, ये ऑर्गन है, पैक कर दिया मैंने ऑर्गन को। यहां तक कोई दिक्कत? एनिमल, एनिमल सेल है भाई, प्लांट सेल नहीं है, मान लिया। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर, भाई एनिमल तो यहाँ पर हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़े, प्लांट टिश्यू प्लांट दिखा देगा। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये सारी सिमिलर है राउंड शेप में, सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। क्या होता है इंटरसेलुलर? इंटरसेलुलर सब्सटेंस को मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, देखो इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है कि दो सेल्स के बीच में पाया जाना ऐसा लिक्विड
जो उन दो सेलों की वॉल के बीच में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। जैसे एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसके बीच में जो स्पेस है इसे इंटरसेलुलर क्या कहते हैं, स्पेस। बट इसके अंदर पाया जाने वाला लिक्विड को क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब इसी के अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस ये ना, ये मैंने पढ़ दिया इंटरसेलुलर सब्सटेंस। चलो आगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस आ गया। देखो ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये सारे के सारे, और ये जो आपका इंटरसेलुलर सब्सटेंस है ये भी क्या कर रहा है, एक परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक कार्य कर रहा है। अगर सारी सेल हम डाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये डाइजेशन की हेल्प कर रही है ना। मान लो ये गैस्ट्रिक जूस का काम कर रही है, ठीक है, ये एक सेल सारी सेल मिलकर गैस्ट्रिक जूस बना रही है, ये स्टोमक के अंदर है, तो ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन है। सच ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो हम देखते हैं ये क्या है, ये तो है आपकी सेल। कैसी सेल है, सिमिलर। अब देखना, ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, ये लिक्विड क्या है, ये है इंटर सेल्यूलर सबस्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस सेल है सिमिलर। अब इसके अंदर एक चीज है, सेल में सिमिलर क्या क्या है, तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है। एक होता है इसका सिमिलर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर। एक है आपका इसका फंक्शन, ये हम अपनी डेफिनेशन में लिखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि अब ये लैंग्वेज जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये आपकी एनसीईआरटी है, ये आपकी क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलती है इन मल्टी सेलुलर एनिमल ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच ए ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ये लाइन तो एनसीईआरटी बोल रही है ना, इसका मतलब भी अपन समझ गए कि तो मल्टी सेलुलर होगा, इसमें एक से ज्यादा सेल होगी, एक ग्रुप होगा वो सिमिलर सेल्स का होगा, सिमिलर सेल्स का हो गया मान लिया। अब सिमिलर किन किन चीजों के अंदर होगी मैं बताऊंगा। सिमिलर सेल हो गई, उसके बाद अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, अंदर एक सब्सटेंस भरा पड़ा है, वो सब्सटेंस क्या कर रहा है कि दो सेल्स को आपस में टकराने से बचा रहा है, उसके अंदर भरा हुआ स्पेस के अंदर। ठीक है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक अच्छा सा स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, वो कौन, ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड टिश्यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। A group of cells perform a specific function is called tissue। कोई दिक्कत। इसमें क्या है, ये भी भर लेना, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी लिख देना। देखो अब यहाँ तक आप लोग एक बार नोट कर लो, ये डेफिनेशन नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो, यहाँ तक, यहाँ तक ये डायग्राम नोट करो बस आप पहले एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हाँ, ये ऊपर सेल में लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी वन लाइन, सिर्फ लाइन लिखो आप, ये डायग्राम साइड वाला हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं साफ करके बताता हूँ कौन कौन सा लिखना है आपको। ये 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 सब चीजें ये लिख लो। ठीक है, अब मैं आपको चीजें बताता हूँ और भी, जब आपको है ना एनसीईआरटी नहीं बट हायर स्टडीज में मिलेगी। ठीक है, अब चलो लिखो, लिख लिया ना हमने। अब देखो सेल, अब सेल जो सिमिलर है, ये सिमिलर वर्ड जो दिया ना, स्ट्रक्चर, कोशिकाओं की आकृति स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, फंक्शन सिमिलर होगा, ओरिजिन सिमिलर होगा, तीन चीज सिमिलर होगी। बट कई केसेस में एक्सेप्शन आता है बच्चों, बहुत बुरा एक्सेप्शन आता है, स्ट्रक्चर सेम नहीं मिलता, फंक्शन सेम नहीं मिलता, बट ओरिजिन हमेशा सेम मिलेगा। कैसा ही एक्सेप्शन आ जाए, ओरिजिन हमेशा कैसा मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो मैं एक चीज और इसमें ऐड करके लिखूं, क्या लिखूंगा, नीचे लिख सकते हो आप कि सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन बट ऑल्सो सिमिलर इन, ऑलवेज सिमिलर, ऑल्सो रिसॉर्ट ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन, ये लाइन लिख देना, बट ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। क्लियर, यहां मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते इसके अंदर, टाइप ऑफ टिश्यू देखेंगे आप, टाइप ऑफ टिश्यू देखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ टिश्यू। यहीं पर लिख देता हूं, टाइप ऑफ टिश्यू। फर्स्ट टाइप एपिथेलियल, एपिथेलियम टिश्यू। नंबर दो कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर
टिश्यू। और चौथा क्या है हमारा? नर्व नर्वस नर्वस टिश्यू। अब अपन आज ये लगभग लगभग 90% कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा एपिथेलियम, फिर ये रहेंगे रेगुलर 3-4 दिन का लेक्चर, ज्यादा इसका बड़ा खेल नहीं है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये वाला चैप्टर, फिर हम लोग कॉपरेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब मैं वापस पूरा लिखूंगा, देखो है ना, ये चीज यहाँ तक उतार ली, ये मत उतारना टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसके लिए मैं एक बोर्ड का सिंपल पेज लेना अपनी कॉपी का, मैं एक ही पेज में बहुत कुछ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मतलब एनसीईआरटी देखो, जूलॉजी में देखो बॉटनी का नीट का पेपर जो आता है कम नीट का, वो एनसीईआरटी बेस आता है ना। बट जूलॉजी में कई बार थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर चला जाता है ना। बट बॉटनी में सिमिलर आता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। इसमें क्या होगा, अपन लास्ट एक लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर लाऊंगा मैं, और वो स्लाइडिंग वाला लाऊंगा, जिससे क्या है कि आप इजीली है ना एक ही लेक्चर से पूरी एनसीईआरटी कवर कर ले। बाकी हम साथ साथ भी पढ़ाते हैं जो इसमें बॉटनी में तो है ना। चलो ठीक है, तो हमने 4 टाइप्स के पढ़े थे। कौन कौन से एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं हम लोगों को? भाई एक तो है एपिथेलियम टिश्यू, मैंने वो लिखने से मना किया था ना आपको, अब लिखना है ना, मैं बताऊंगा जब लिखना। पहले इस चीज को, ठीक है। पहला आपका है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू का ओरिजिन क्या है, ये वर्ड क्या है, ये चीजें क्या है, ओरिजिन लिखा हुआ है मैंने, ये सब क्या है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, देखो ओरिजिन जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ना, जब बताएंगे कि स्पर्म ओवम मिलता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से ब्लास्टुला बनता है, उसके अंदर कई सारी लेयर्स होती है, उन लेयर्स से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के अंदर आगे बॉडी फिल्म होने के बाद कुछ लेयर्स बनती है, वो 3 लेयर्स होती है, एक्टो मीजो एंड एंडो। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल। इन तीनों लेयर्स से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक एक ऑर्गन बनता है। ठीक है भाई, वो इतना सा होता है बट उससे पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण किससे हुआ है, तो एक्टो मीजो एंडो तीनों से हुआ है। अब आप बोलोगे सर तीनों से हुआ है, हाँ भाई तीनों से हुआ है, बताऊंगा कैसे, एग्जाम्पल भी दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। जैसे एलिमेंट्री कैनाल देखिए आपने, एलिमेंट्री कैनाल का जो बाहर का पोर्शन है, मैंने एक बार एलिमेंट्री कैनाल का मेरा लेक्चर भी पढ़ा, अगर आप लोग फ्री हो तो देखना, मैंने बना रखा है फिर से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है। अब आप समझोगे नहीं ट्यूब विद इन ट्यूब क्या चीज है, देखो ट्यूब का मतलब आपकी बॉडी, मेरी ये स्किन है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब में अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक ट्यूब में है। आपने देखा मुंह से लेके एनस तक का भाग कहीं से खुला नहीं है, पूरी एक ट्यूब है। ये इस तरीके का आपने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये नस, बाकी ये लीवर यहाँ से जुड़ रहा है, लीवर क्या बड़ी हाथ, यहाँ से लीवर, और ये अग्नाशय, यही तो है। तो ये पूरी ट्यूब है ना, ये ट्यूब कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रही कि भाई ब्रेक हो रही है यहाँ से सीधा कहीं से कनेक्शन जा रहा है, खुला कनेक्शन है, नहीं, प्रॉपर एक ट्यूब का प्लान है। जैसे आपकी बॉडी सिर से लेके पैर तक एक ट्यूब है, उसके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम ट्यूब है, और उस ट्यूब के बीच में सिलोम नाम का गैप पड़ा है, ये सिलोम है, गैप है। अब कुछ घुसा, थोड़ा दिमाग में घुसा होगा। ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है भाई, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है, ये बॉडी एक ट्यूब है, जैसे मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको और अच्छे तरीके से। 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो, आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, देखो मेरे पास अभी एक जुगाड़ है। ये मान लो एक ह्यूमन बॉडी, क्लियर, ये ह्यूमन बॉडी, कैमरा ऑन है, एक मिनट यार, कैमरा कई बार ऑफ रह जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ये देखो, मैं आपको बताऊँ, ये एक होल कैविटी वाला पाइप है, इसके अंदर ये पाइप है, पाइप के अंदर पाइप है ना, ये पाइप का भी एंड है भाई, ये कहीं से टूटा हुआ भी आगे से और पीछे से पूरा एंड है, सिंगल पाइप है, आगे से ओपनिंग है और ओपनिंग का एग्जिस्ट पीछे, इस पाइप का भी ओपनिंग है, उसका एग्जिस्ट है, बीच में से कहीं खुला नहीं, पाइप के अंदर पाइप है, ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ट्यूब है, ट्यूब विद ट्यूब प्लान है। अब इस ट्यूब और ट्यूब के बीच में गैप तो दिख रहा है आपको, ये इसे सिलोम कहते हैं। अब समझो क्या चीज है, अब समझो क्या चीज है, ये जो बाहर की लेयर है, मेरी बॉडी है, ये बाहर की जो लेयर थी इसकी, जो इसकी बाहर की लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये लेयर, इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, एक्टोडर्म से।
जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल का, सॉरी, हमारी बॉडी इसका किसका है, बॉडी का फॉर्मेशन किसका हुआ है, एक्टोडर्मल से। एंडोडर्मल क्या है, एक्टोडर्मल क्या है, हाँ एंडोडर्मल क्या है, जो अंदर का डाइजेस्ट सिस्टम का जो लेयर है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी, एंडोडर्मल। और मीजोडर्मल, इनर लेयर, इनर जो एरिया सिलोमिक एरिया ना, ये इनर सिलोमिक एरिया, ये क्या कहलाएगा आपका, मीजोडर्मल। आई बात समझ में, इतना ज्यादा नहीं सोचना, मतलब मैंने आपको प्रूफली बता दिया कि जूलॉजी में थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं हर चीज को, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, ये काम क्या करेगा। अब आपको पता है कि भाई पतली पतली लेयर है सारी सारी, तो क्या करेगा, जैसे एक सिक्रेशन करेगा, पतली लेयर है, डिफ्यूजन करेगा, डिफ्यूजन करेगा भाई, फिल्ट्रेशन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन आ गया डाइजेस्ट सिस्टम में, फिल्ट्रेशन हो गया किडनी के अंदर है, और ये हो गया डिफिकेशन किसमें हो गया, आपकी बॉडी की ग्लैंड्स में, सिक्रेशन किसमें हो गया, डिफिकेशन किसमें हो गया, आपकी एल्वोलाई में। एल्वोलाई क्या है आपकी, वायु कुप्पी का है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन के अंदर, सिक्रेशन ग्लैंड के अंदर। आ गया कुछ समझ में बैठा दिमाग में, चलो आगे देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मीजोडर्मल, इसका सिंगल ऑरिजिन है मीजोडर्मल। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको सपोर्ट करेगा, इसी एनिमल एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मस्कुलर टिश्यू, मीजोडर्मल, याद रखना, क्या करेगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब आप चल रहे हो, लोकोमोशन मतलब एक ही जगह पे काम कर रहे हो, जैसे मैं ये चला एक कर रहा हूँ, ये लोकोमोशन है। मूवमेंट क्या है, मैं चल रहा हूँ एक स्थान दूसरे स्थान जा रहा हूँ, ठीक है। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू क्या होता है, एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब ब्रेन के ऊपर पावर रखता है पूरी, कंट्रोल करता है, हमारा बॉडी एकदम स्थिर कैसे है, इस कंट्रोलेशन पावर की वजह से। कोऑर्डिनेशन, हम सोच विचार कर सकते हैं किसकी वजह से, इसकी वजह से। एक बार वापस से समझो, देखो वापस से चीज को समझो, गहराई में समझो। टिश्यू, एनिमल टिश्यू चार टाइप के, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्व। एपिथेलियम टिश्यू का ओरिजिन क्या कहलाता है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। ये एक्टो, मेसो, एंडो तीनों में सर्वाइव कैसे कर रहा है, क्योंकि एक पतली लेयर है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब विद इन ट्यूब है। तो जो बाहर की ट्यूब है, हमारी बाहर की स्किन, ये स्किन क्या कहलाती है, एक्टोडर्मल। अंदर जो उसकी स्किन है एलिमेंट्री कैनाल की, वो कहलाती है एंडोडर्मल। और मेसोडर्मल के सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, सिलोमिक। अब अगर हम पता लेयरिंग है, पतली पतली लेयर है, लेयर क्या क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी। तो ग्लैंड के बाहर सिक्रेशन करने के लिए, सिक्रेशन हमारी ग्लैंड करती है, ग्लैंड के बाहर की लेयर किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियम टिश्यू की। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कौन करता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई देखिए ना आपने, ऐसी होती है, डायग्राम आएगा आपका बेसिक एंड एक्सचेंज गैसेस में, तो यहाँ CO2 और O2 का ऑक्सीजन होता है, ठीक है, CO2 और O2, ठीक है, सॉरी O2 एंड CO2, ठीक है। ये डिफ्यूजन हो रहा है, फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर होता है, एब्जॉर्प्शन आपकी डाइजेस्ट सिस्टम में होता है, ये सब कुछ होता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, इसी ऊपर वाले टिश्यू को। बताऊंगा कैसे, भी एक डायग्राम आएगा एपिथेलियल टिश्यू का, सब समझ जाओगे। मस्कुलर टिश्यू, मेसोडर्मल, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पता है ना, मूवमेंट का मतलब आप चल रहे हो, ये आपकी मूवमेंट है। लोकोमोशन, एक ही स्थान पे चल रहे हो, ऐसे पूरा हाथ वगैरह मूव कर रहे हैं, एक ही स्थान पे सब कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या है आपका, लोकोमोशन। ये कौन करा रहा है, मस्कुलर। नर्व टिश्यू क्या कर रहा है आपका, कौन सा है, एक्टोडर्मल है, और क्या कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिक बेसिक बात होगी। अब लिखना क्या है, वो मैं बता देता हूँ, वही लिखना है आपको, वो सब मैं हटा देता हूँ बाकी चीजें। चलो छाप लो, फटाफट छापाई कर लो इस चीज की। अपने कागज पड़ जाएगा। चलो अब एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते हैं प्रॉपर। एपिथेलियम टिश्यू, चार प्रकार के टिश्यू, चार प्रकार के थे, कौन कौन से बताया मैंने, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व। अब बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, क्या है एपिथेलियम टिश्यू। देखो, पहले थ्योरी नहीं पढ़ते, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम को थोड़ा ढंग से देखिएगा, है ना। ये डायग्राम, ये एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स है, ये देखो। अगर ये सेल दो या दो से अधिक लेयर्स में पाई जा रही है, तो ये कंपाउंड लेयर है, कैसी बेटा, कंपाउंड लेयर। और सिंगल लेयर है तो सिंपल है, ठीक है ना। तो मैंने इसको तीन लेयर से चार लेयर बना देता हूँ, ठीक है, चार layer, मतलब ये कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम भी कितने लेयर के ऊपर है, अगर सिंगल लेयर तो सिंपल, और अगर डबल लेयर है तो
क्या है आपका डबल लेयर ट्रिपल लेयर है तो फिर वो आपकी कंपाउंड है। ठीक है चलो। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किस टिश्यू के ऊपर आधारित है? वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। बात क्लियर? ये कौन सा टिश्यू है आपका? दो लिख दूं? दो लिख देते हैं। एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत? ये नहीं है क्योंकि इसको बना देते हैं। बीच में आपको लेयर दिख रही है, मोटी सी लेयर अलग से बनाई है देखो मैंने, और उसके अंदर ये फाइबर डाल दी। ये क्या चीज है? ये कहलाती है बेसमेंट। बेसमेंट में, ठीक है। इसको ना अपने से लिख देते हैं देखो। एपिथेलियम टिश्यू, और ये क्या कहलाएगी आपकी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कुछ लिखता हूँ मैं तो क्या है? नॉन सेल्यूलर। अब आप बोलोगे नॉन सेल्यूलर तो किसकी बनी हुई है? किसकी बनी हुई है? फाइबर एंड प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू के बाद में एक लाइन, एपिथेलियल टिश्यू के बाद लाइन लिखता हूँ, एवेस्क्यूलर। आप बोलोगे जब एवेस्क्यूलर लिख दिया और इसके बारे में एकदम हाई रीजनरेशन, क्या हो गया मार्कर को? हाई रीजनरेशन फाउंड। अब आप एक सवाल मेरे सामने रख सकते हो कि सर जब इसमें हाईली रीजनरेशन पावर और एवेस्क्यूलर कैसे हुआ? अब समझो देखो, इसके अंदर नर्व वेसल पाई जाती है देखो, ये नर्व वेसल जा रही है नीचे से कनेक्टिव टिश्यू से होती हुई, नर्व वेसल जा रही है। ये वाली ज्यादा बन गई। ठीक है, ये आपकी जो है नर्व वेसल। अब देखो ब्लड वेसल का क्या सीन है? ब्लड वेसल का ऐसा सीन देखो, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल से क्या न्यूट्रिशन आया? न्यूट्रिशन कहाँ से आया? ब्लड के थ्रू आया। ये ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन आया ना वो ऐसे ऊपर की तरफ गति करेगा और इन सेल तक पहुंचेगा, क्योंकि बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है? नॉन सेलुलर। तो ये ट्रांसपेरेंट है, ये आराम से फाइबर्स, फाइबर्स और प्रोटीन की बनी हुई, तो ये आसानी से जो है इसके अंदर से आर पार जा सकता है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन यहाँ जा रहा है देखो, ठीक है। बात समझ में आई? अब ये स्ट्रक्चर को थोड़ा और हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज ऐसी ना हो जो समझ में ना आई हो, ठीक है। चलो इसको एक लिख देना है, ब्लड वेसल, है ना? रजिस्ट्रेशन लिख दिया, लिख दिया। हाँ, नर्व परसेंट। अब चीज को समझो देखो, ये मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया है? नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है हमेशा एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू पे ही ग्रोथ करते हैं, ये इस तरीके से होगा देखो।
इस तरीके से। नीचे क्या है, अब ये देखो ना, ये सेम स्ट्रक्चर है। ये नीचे ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू है आपका। ये है व्हाइट जो फाइबर की शीट दिख रही है आपको ऐसी, ठीक है ना, ध्यान से ये क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू है। आई बात समझ में? तो अब इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, ए वेस्कुलर है। कैसा है बेटा? ए वेस्कुलर। हाईली रीजनरेशन है। तो हाईली रीजनरेशन कैसे होगा? क्योंकि नीचे से नर्वेशन जा रहा है, यहाँ से, कहाँ से? कनेक्टिव टिश्यू से, बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर एपिथेलियल टिश्यू में। कहाँ? बेसमेंट। ये देखो, सारा डाइजेशन का जितना भी सामान इसको चाहिए रीजनरेशन के लिए, वो यहाँ से जा रहा है ब्लड वेसल से। ठीक है। कैसे जा पा रहा है? क्योंकि जो बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इसलिए क्या नॉन सेल्यूलर है। कैसी है? नॉन सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर होने से सेल्स नहीं है, तो क्या है बेटा? तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? फाइबर एंड प्रोटीन। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब नर्व वेसल। नर्व वेसल आ तो बोली कनेक्टिव टिश्यू से ही है, बट प्रॉपर तरीके से वो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी है। जब आपको पता है, मैंने एक चीज बताऊंगा यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे ना, ये यहाँ पर एपिथेलियल कहाँ का प्रेजेंट होता है, तब आपको इसका मस्त एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो नॉन सेलुलर है, फाइबर प्रोटीन की बनी हुई। नर्व वेसल प्रेजेंट होती है। बीवी कहाँ प्रेजेंट होता है? ओनली ब्लड वेसल कहाँ होती है? कनेक्टिव टिश्यू में। बट वो नरिशमेंट जो होता भी है ना, वो एज अ फाइबर बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ ऊपर चला जाता है, ऊपर नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? अब देखो चलो, एपीथेलियल टिश्यू। एपीथेलियल में एपी का मतलब क्या हुआ? एपी वर्ड का मतलब होता है अपॉन, यानी अपॉन यानी ऊपर। थीलिया यानी ग्रोथ और कवरिंग। किसी चीज के ऊपर ग्रोथ करना और कवरिंग करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू। किस पे बैठा है ये? कनेक्टिव टिश्यू पे। क्या कर रहा है? ग्रोथ भी कर रहा है खुद का, और कनेक्टिव टिश्यू कवर भी कर रहा है। चलो अगर देखो, दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, ठीक है, विच फेज आइदर बॉडी फ्लूइड एंड आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड दिया है, देखो, एक तो दिया है मैंने आउटर इन्वायरमेंट, और एक दिया है बॉडी फ्लूइड। अगर ये एपिथेलियल टिश्यू बाहर की साइड है, बाहर की साइड का मतलब स्किन है माना, तो ये क्या है? किसके कांटेक्ट में ही है? ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? किसके कांटेक्ट में आ रहा है? आउटर एनवायरनमेंट। किसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? आउटर एनवायरनमेंट के। जबकि अगर मान लो ये किसी बॉडी ऑर्गन के अंदर है, ठीक है, ये किसी बॉडी ऑर्गन है, मान लो ये स्टोमक की आउटर लेयर बना रहा है ना, पेरिटोनियम की, अगर ये बाहर की आउटर लेयर बना रहा है किसी भी चीज की, तो ये आउटर लेयर बनाता है, तो ये किसकी बॉडी फ्लूइड के कंट्रोल में आता है। ठीक है, बात समझ में आई? भाई मेरे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब की आउटर लेयर किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की, लगभग लगभग। तो वो सब जो आउटर लेयर बनी हुई है किसके कांटेक्ट में? एयर के कांटेक्ट में तो आ नहीं रही है, क्योंकि ऊपर एक स्किन की लेयर और है मेरी भाई, स्टोमक के ऊपर भी तो एक लेयर है, पूरी बॉडी के ऊपर एक लेयर है। तो वो लेयर जो आ रही है ना, वो किसके? बॉडी फ्लूइड के लेयर में आ रही है। और स्किन अगर बात करूं, तो ये सीधा इन्वायरमेंट के अंदर आ रही है। तो कहाँ का पाया जा सकता है आपके हिसाब से? एक तो ये स्किन हो सकती है, और एक बॉडी फ्लूइड का मतलब ऑल गर्ल्स के ऊपर पाया जा सकता है। ठीक है। This provide head covering of lignin for some part of the body। क्या करता है? कवर करता है, लाइनिंग करता है। क्या करता है? किसका करता है? ये बॉडी की लाइनिंग करता है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भाई फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है? अब मैं कनेक्टिव टिश्यू की फ्री सरफेस की बात करूँ, नीचे किसी से अटैच है, ऊपर इसके एपिथेलियल टिश्यू बैठा है, तो ये चारों तरफ से पैक है। बट एपिथेलियल टिश्यू एक सरफेस तो कहाँ आ रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बट एक सरफेस फ्री चल रही है, तो वो फ्री सरफेस है ना, या तो बॉडी फ्लूइड के कंट्रोल में आ रही है, या किसके आ रही है? इन्वायरमेंट के कंट्रोल में आ रही है, कॉन्टेक्ट में आ रही है। कंट्रोल में क्या? कॉन्टेक्ट में आ रही है। दिस सेल आर द कंपैक्ट पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, एनसीईआरटी की ऐसे चीज उठाई मैंने लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो ये पढ़ो। दिस सेल आर पैक। किससे पैक है ये? लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा। क्यों? आपने देखा मैंने सेल्स बनाई है, इनके बीच में गैप्स है क्या? बहुत कम गैप, नैरो में गैप है। तो उसी गैप के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? इंटरसेलुलर सब्सटेंस। एक तो ये पूरा, देखना एक बात याद रखना, जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू एकदम व्यवस्थित है, ठीक है, रेगुलर है, और इसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस कम है, बिकॉज इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कम है। स्पेस कम है तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कम है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस से मेरा मतलब क्या है? आपकी मैट्रिक्स। क्या मतलब है? मैट्रिक्स, अधात्वी। ठीक है। जबकि मैं कनेक्टिव टिश्यू कभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो देखूंगा आप पता है इनरेगुलर, ऐसे व्यवस्थित इनरेगुलर सेल्स है, और बीच में स्पेस भी ज्यादा है, और जो है हमारा इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी ज्यादा होता है कंपेयर टू एपिथेलियम टिश्यू। चलो, अब एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा उसके बारे में बात करते हैं। ये मिक्स मत कर लेना बेटा, हाँ, ये अलग चीज है, यहाँ तक अलग चीज है, ये डायग्राम अलग है, ये चीज अलग है।
एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा उसके बारे में बात करता है। तो फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन इंक्लूड स्किन, क्या वर्ड लिखा है मैंने, कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन इंक्लूड स्किन, स्किन के ऊपर स्टार लगा दो। मैंने बोला ना स्किन आउटर, अब मैंने कहा था अब चीज समझ में आएगी आपको। देखो ये लाइन का मतलब इस लाइन से और इस डायग्राम से लिंक करता है। देखो फ्रॉम आउटर कवरिंग, आउटर का मतलब बाहरी कवरिंग, आउटर का मतलब ये फ्री सरफेस, आउटर कवरिंग फॉर बॉडी ऑर्गन, या तो बॉडी का ऑर्गन है कोई, जैसे स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, किसी का भी हो सकता है। इंक्लूडिंग स्किन, मतलब जो स्किन है आपकी, जब स्किन की बात कर रहा हूँ तो कैसे इन्वायरमेंट से अटैच है, और जब मैं बॉडी ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ तो किससे अटैच हो जाएगा, आपका बॉडी फ्लूइड से। आ गया समझ में ये लाइन कहाँ से लिंक कर रही है, और डायग्राम देख लो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फ्रॉम इंटरनल लाइनिंग ऑफ द होल ऑर्गन ट्रैक, मतलब जो अंदर की लाइनिंग है होल ऑर्गन ट्रैक का मतलब क्या होता है, देखो इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग का मतलब जैसे मैं एक बात बताऊं, कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या समझाया था, क्या हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कैसा था, कैसा बताया था मैंने बेटा, प्रॉपर बताया था ना मैंने, ट्यूब विद ट्यूब प्लान, वाह, चलो किसी को तो पता होना चाहिए। हाँ। तो मैं ट्यूब विद ट्यूब प्लान की बात करूंगा ना, तो ये देखो ये इस तरीके की ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर एक ट्यूब है, ठीक है ना। अब मैं मान लो ये इंटरनल ट्यूब ही बता रहा हूँ, आउटर ट्यूब भी है बट मैं इनर ट्यूब बता रहा हूँ आपको। इस ट्यूब के अंदर की जो लाइनिंग है, जो अंदर का लाइनर है, एक तो बाहर का ऑर्गन लाइन तो आई सरी, जो अंदर की भी लाइनिंग है वो भी किसकी बनी हुई होती है, एपिथेलियल टिश्यू की। अब कुछ घुसा दिमाग में, घुसा कि नहीं घुसा, घुसा ना। और ये पाइप है, इस पाइप के अंदर की लाइनिंग भी किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की, इंटरनल लाइन किसकी, होल ऑर्गन या ट्रैक। मान लो एक ट्रैक है, जैसे मैं बताऊं इसोफेगस का ये ट्रैक है, ये एक ट्रैक है इसोफेगस का, जो आगे जाके स्टोमक के साथ जुड़ रहा है। तो ये इनर जितने भी ना टिश्यू है ना पूरा अंदर का, इस तरीके का, ये किसका बना हुआ है आपके, एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू, क्लियर बात। होल बॉडी ऑर्गन, ये वर्ड याद है, होल मतलब खाली सा ऑर्गन या ट्रैक जो होगा वो इंटर लाइनिंग किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू। फ्रॉम ग्लैंड्स एंड बॉडीज, फ्रॉम ग्लैंड ऑफ बॉडी, ग्लैंड का मतलब जितनी भी आपकी ग्रंथियां हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी ग्लैंड है वो सब किससे मिलकर बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। अब आपको थोड़ा 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 सा समझ में आ गया कि भाई हमने कल फीचर पढ़े थे, एक लाइन लिखी थी मैंने फीचर्स के बारे में, मैंने क्या लिखा था, सिक्रीशन डिफ्यूजन, है ना, क्या क्या लिखा था, सिक्रीशन डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन। तो आपको अब समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन वाला खेल यहाँ से आ गया। जब हम ग्लैंड की बात करें तो सिक्रीशन आ गया, है ना, फिर मैंने बात की थी इंटरलाइनिंग होलो ऑर्गन्स की और बॉडी स्किन की, तो आपको लगा डिफ्यूजन भी इजीली हो रहा है पसीने के थ्रू, तो ये सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। ये डायग्राम देखो और ढंग से समझ में आएगा। अब एक बार और समझो चीज, देखो क्या है एपिथेलियल टिश्यू, देखो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का एपी का मतलब क्या है, अपॉन, सीधी सी बात है। एपी का अर्थ हो गया अपॉन, थीलिया का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ या कवरिंग, किसी के ऊपर या तो ग्रोथ करो और कवरिंग करो, उसको क्या करोगे, ग्रोथ भी करो कवरिंग करो। तो ये क्या कर रहा है, ग्रोथ भी तो कर रहा है, कवरिंग कर रहा है, किसको कवरिंग कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू को। किसके ऊपर है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है। खत्म। डायग्राम देख के चीज समझते हैं कि भाई ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, बट आपके एपिथेलियल टिश्यू में ये चीज प्रेजेंट नहीं है। एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों में क्या प्रेजेंट है, सिमिलर, नर्व वेसल, नॉट ए ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ओनली प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू, बट एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, नर्व वेसल, दोनों में प्रेजेंट है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर तो नीचे से जुड़ी हुई है और एक ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, बट आपने एपिथेलियल टिश्यू को देखा एक लेयर इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, मतलब एक सरफेस फ्री है। अगर वो स्किन है तो वो किससे जुड़ा है, आउटर इन्वायरमेंट से। अगर वो स्किन ना होके ऑर्गन है या कोई ट्रैक है तो वो किससे जुड़ा है, बॉडी फ्लूइड से। मतलब मान लो ये मैंने इसोफेगस का ट्रैक था, अब ये अंदर की एपिथेलियम है, ये इसका सरफेस एरिया फ्री है, इस सरफेस एरिया किससे जुड़ रहा है, यहाँ से आने वाले फ्लूइड से तो जुड़ेगा। भाई ये सबसे पहले किसको टच करेगा, आने वाले फ्लूइड को। और ये स्किन है, ये स्किन किसको टच करेगी, इनर इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट को। क्लियर। इसके बाद ए वेस्कुलर होता है, ए वेस्कुलर इसका मतलब ब्लड वेसल यानी हाईली रीजनरेशन, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है और जितना भी इन्वायरमेंटल सॉरी न्यूट्रिशन है वो सब कहाँ से आ रहा है, ब्लड वेसल से आ रहा है। ब्लड वेसल कहाँ है, कनेक्टिव टिश्यू में, नर्व प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर है, नॉन सेल्यूलर होने से फायदा क्या है कि इजीली ये चीजें मूव कर रही है ऊपर, जो भी हमें पार्टिकल ऊपर की ओर भेजना है ना नरिशमेंट के लिए, वो सब कौन दे रहा है, प्रोवाइड कौन कर रहा है, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिकॉज ये नॉन सेल्युलर है। अगर सेल्युलर होती तो स्पेस कम हो जाता, अब नॉन सेल्युलर है तो किसकी बनी है, फाइबर प्रोटीन की, तो फाइबर इस तरीके से बिखरे हुए हैं तो इजीली जो है
नरिशमेंट जो है ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिस हैज बीन फ्री सरफेस विच फेज आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटर एनवायरनमेंट, ये भी समझ में आ गया। दिस विल प्रोवाइड द कवरिंग एंड लाइनिंग, ठीक है। सम बॉडी part of body. These cells are the complete compact packed with the little intercellular substance. मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर सिंगल लेयर प्रेजेंट है एपिथेलियम टिश्यू की तो सिंगल है ना, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। बट अगर 2 से 3 लेयर्स प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, वेस्टर्न मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो क्या चीज है आपकी, ठीक है, वो क्या चीज है आपकी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, वो है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम होगी तो क्या होगा, और सिंपल होगी तो क्या होगा, बस उसकी साइज की थिकनेस में फर्क होगा, और कुछ फर्क नहीं होगा। बट अब हमने देखा कि सेल एक तो रेगुलर है, देखो इनरेगुलर रेगुलर और प्रेजेंट एकदम रो के अंदर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में स्पेस भी कम है। अगर स्पेस कम है तो उनमें पाने जाने वाला इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कम होगा। वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस इस तरीका का मैट्रिक्स ही है, ठीक है। फिर अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रॉम आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन इंक्लूडेड स्किन। अब जब इंक्लूडेड स्किन और ऑर्गन स्किन की बात आ गई तो आपका इन्वायरमेंट आ गया। स्किन आप भी जानते हो इन्वायरमेंट से लिंक हो रही है। और बॉडी ऑर्गन क्या है, फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से। बॉडी फ्लूइड क्या हुआ, जैसे आपने डाइजेशन के अंदर देखा कि जो भी लिक्विड आ रहा है वो सब बॉडी फ्लूइड है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ऑल हॉल ऑर्गन, ये ऑल ऑर्गन में देख लो, ठीक है। ऑल ऑर्गन के अंदर ये पाइप है, हॉल पाइप है। जैसे एक पाइप नली भी आपने ली होगी तो अंदर से खाली होती है, खाली होती है ना, जैसे कोई पाइप का टुकड़ा मुझे दिख नहीं रहा वैसे बेसिकली, ये चीज ले लेता हूँ मैं दिखाने के लिए। ये देखो ऐसा पाइप है, तो इसके अंदर की जो लाइनिंग है ना, ये भी किससे बनी है, एपिथेलियम टिश्यू की। और आउटर मोस्ट लाइनिंग भी एपिथेलियम टिश्यू की होती है कहीं हो गए, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करते हैं ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा, तो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो चलो अब एक चीज और समझ लो, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं इस चीज को बता देता हूँ। जैसे बेसल लेमिला को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा ना, ऐसी सरफेस है, तो इसका ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस अलग अलग है, ठीक है ना। ये इस तरीके से व्यवस्थित है और उसके अंदर इस तरीके से फाइबर है, ठीक है। इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट को हम कहते हैं बेसल लेमिला और क्या कहते हैं, फाइब्रस लेमिला। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये इतना ज्यादा टेंफूस नहीं, बट मैं इतना बताता हूँ। अब आप इसको यहाँ सही से लिख देता हूँ मैं। वो क्या क्या लिखना है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। बताऊँ कैसे लिखना है, इस चीज को नोट कैसे करोगे। नोट कैसे बनाने बेटा, देखो जब मैं लाइन लिखता हूँ ना तो मैं चीज बताता हूँ। ये आपने लिखा, फिर आपने डायग्राम ड्रॉ किया, यहाँ तक ये कोई डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ड्रॉ करना है। फिर आपको ये स्टार्ट करना है, ये लिखना है, फिर एफिशिएंसी जो परसेंट कहाँ होता है वो लिखना है, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है और लिखना चाहे तो लिख सकता है। 5 सेकंड देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। 2 टाइप के मैंने बताया था, एक तो कंपाउंड, एक सिंगल। मैंने बोला था ना कि अगर मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आपकी सेल्स इस तरीके से रेगुलरली अरेंज है और वो एक बिल्डिंग की तरह खड़ी है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो इसको कंपाउंड। और अगर ये चीज अगर सिंगल में है, जैसे कि मान लो ये एक सिंगल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर है, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल की बात करो, सिंगल लेयर है, इंटरलाइनिंग बॉडी कैविटी डक्ट एंड टिश्यू, बस और कुछ नहीं। इंटरनल लाइनिंग बनाएगा, डक्ट एंड टिश्यू बनाएगा। अब कहाँ का यूज होगा, देखो एक तो डिफ्यूजन होगा, एक इसका फिल्ट्रेशन होगा, एक एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा, बस। और भी जगह हो सकता है ETC, ठीक है। कंपाउंड बात करो तो मल्टी लेयर होगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। जहां जहां प्रोटेक्शन की लेयर, जैसे स्किन की बात करूँ तो स्किन के अंदर ये यूज हो जाएगा, स्किन आपकी प्रोटेक्टिंग लेयर है, ठीक है ना। मैकेनिकल स्टेज और केमिकल स्टेज जहाँ जहाँ होगा वहाँ कौन कौन सा होगा, कंपाउंड एपिथेलियम। हम जब पढ़ेंगे तो एकदम अच्छे से इसके और आएगा और पढ़ेंगे। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, और इसमें तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, सिंगल लेयर और मल्टी लेयर की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कैसे नोट्स बनाए जाए। वैसे अगर आप अभी भी 11th के अंदर आए हो तो आपको नोट कैसे बनाना है, जैसे मैं बोर्ड पे जो लिखता हूँ उसी को छाप लो भी तो। और NCERT पढ़ो। मैं हमेशा बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ बेटा, जैसे बॉटनी में तो मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बॉटनी का 90% पेपर जो है आपका, मतलब 100% पेपर भी कई बार बॉटनी का NCERT छपता है। बाकी जैसे हर सब्जेक्ट में नहीं कहता फिजिक्स की NCERT नहीं पढ़नी चाहिए, फिजिक्स की पढ़नी चाहिए। मैं ऐसे क्वेश्चन बता सकता हूँ फिजिक्स के जो
एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के छपे थे पेपर के अंदर 2016 के अंदर, छपे थे बेटा। ऐसे कैसे एनसीईआरटी केमिस्ट्री की कमजोर नहीं है, वो शानदार फ्रंट पेज से क्वेश्चन छप जाता है आईआईटी और जेईई में, आईआईटी नीट के अंदर फ्रंट पेज से, जो आप पेज यूज ही नहीं करते, जो पोस्टर होता है फ्रंट पेज उससे छप जाते हैं, उस पे वो डायग्राम दिया हुआ है, एज इट इज डायग्राम पेपर के अंदर था। तो इस तरीके से बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात कह रहा हूँ कि ये ऐसे चीज उतार लिया आपने, ठीक है। अब आपको ना पैरा वाइज उतार लिया आपने, अब उसी चीज को घर जाकर एनसीईआरटी देखो। आपको अपने में कॉन्फिडेंस लाना है कि मैं रेगुलर यूट्यूब से पढूं, मैं क्यों पैसा दूं इंस्टीट्यूट के अंदर, बायोलॉजी पढ़नी है मुझे बस, मैं आज पढ़ रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और से पढ़ लेता हूँ, इंस्टीट्यूट देख लूँ, यूट्यूब पे अच्छा टीचर देख लूँ, और भी जगह ऑप्शन है, बट मुझे बायोलॉजी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, कोई टेंशन नहीं है ना, जहां तक पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं बढ़िया चल रहा है, आपका कवर करके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से देख लो आप, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई मेरे को नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स एज इट इज बोर्ड को छापना है। और याद रखिएगा, जो चीज आपको लगे ये वर्ड में, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे कई हमेशा जुड़ेंगे, मुझे पता है जुड़ भी चुके होंगे, तो वो क्या है कि जब बॉडी कैविटी नहीं समझ पा रहा, तो उनको पूछ लेना चाहिए, या यूट्यूब पे गूगल जाके सर्च करना चाहिए, और या फिर इसमें जब मैं बोल रहा हूँ वर्ड, तो उसको साइड में हिंदी में लिख लो, कोई नोट्स नहीं देखता आपके, आपको समझ में आने चाहिए। क्लियर? कोई इशू नहीं? परफेक्ट। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे, एक स्क्वामस, एक क्यूबाइडल, एक कोलुमनार। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत बताता हूँ, बताऊँ क्या? डायग्राम देख लेना, एनसीईआरटी का फर्स्ट मिल जाएगा। स्क्वामस टाइल लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबाइडल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैंने बना रखा है, और कोलुमनार के अंदर पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर। और पिल्लर लाइक स्ट्रक्चर में अलग अलग, एक में गॉबलेट सेल होगी, एक में सीलिया होगा, एक में काइनोसीलिया होगा, सब बताऊंगा उसके अंदर। ठीक है, जो मूव नहीं करते हो काइनोसीलिया, जो मूव करते हो सीलिया, माइक्रोविलाई, सब आएंगे, सारा गेम ऑफ थ्रोन आएगा अभी, ठीक है ना। बट अब जैसे हम कई चर्चा का सर डाइजेशन पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, चैप्टर हट गया, पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ाऊंगा, बट वो इतना ही डिटेल पढ़ाऊंगा जितनी आवश्यकता है, ज्यादा मैं उसको इंप्लीडेट नहीं करके जल्दी से जल्दी लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश करूंगा। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। ऐसे वीडियो आते रहता है अपना, है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो बेटा यार, है ना, बच्चों तक पहुंचाओ, बढ़िया तरीके कंटेंट है, आपको लगता है, ठीक है ना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके बाय।